नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम यानी मैगा, टैरिफ वॉर और मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य, दुनिया कभी इतनी बेचैन नहीं थी जितनी आज दिखाई पड़ती है। दुनिया का हर देश, दुनिया की हर ताकत आज जुटी हुई है ये जानने, ये समझने और टटोलने में कि इस ट्रंप प्रभावित विश्व व्यवस्था से कैसे निपटा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा अपनी नई किताब लेकर आए हैं। इस किताब का नाम है ट्रंपोटोपिया। ट्रंपोटोपिया न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी की पड़ताल करती है, उसका विश्लेषण करती है, बल्कि उनकी नीतियों के बारे में भी बात करती है और कैसे दुनिया के सभी देश इन नीतियों को लेकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएं या कैसे उनसे निपटे इस मौजूदा दौर में, इस सब के बारे में बताती है। आज शीतल राजपूत लाइव में मेरे मेहमान रोबिंदर सचदेवा। तो रोबिंदर सचदेवा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोबिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक पहेली बने हुए हैं, आप ये अपनी किताब लेकर आए हैं ट्रंपोटोपिया। तो ये केस स्टडी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को आपने चुना, क्यों चुना? और दूसरा, ये टाइटल जो आपने चुना है ट्रंपोटोपिया, इसके क्या मायने हैं, ये क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को समझाइए। थैंक यू शीतल जी, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के। आप खुद एक इतनी एक्सपीरियंस हैं, आप खुद ये सब चीजें अच्छी भली भांति जानती है, बट लेट मी शेयर जो मैंने करा है। ये किताब मैंने पिछले साल मार्च में लिखनी शुरू करी जब ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और उस समय लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी थी तब भी, अब तो क्या अलग ही हो गया कि अगर ये जीता तो क्या करेगा। और अमेरिका के अंदर बहुत डर भी था कि ट्रंप आया कैसा बिहेवियर रहेगा इसका, राइट। और अमेरिका बहुत डिवाइडेड हो गया है, जो मैं आगे बात करूंगा। तो मैंने सोचा कि किताब को 2-3 एंगल से लिखा जाए। एक तो किताब का टाइटल ट्रंप ओटोपिया, एक शब्द होता है यूटोपिया, राइट। आपके दर्शक काफी सकता, यूटोपिया मतलब सुनहरा हेवन कौन सा। तो ट्रंप का यूटोपिया क्या है, मैंने इस किताब में वो डीकोड करने का प्रयास किया कि ट्रंप बनाना क्या चाहता है अमेरिका को, अपना गोल्डन एरा जो वो कहता है। तो ट्रंपोटोपिया वन कि बनाना क्या चाहता है ट्रंप अमेरिका को। दूसरा, मैंने सोचा कि इसकी शख्सियत बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्या बोलता है, कैसे बोलता है, और क्या डील करूं ना करूं। और कई बार इसकी लैंग्वेज बड़ी अनफॉर्चुनेटली वेरी अनपार्लियामेंट्री टू से होती है। तो ये ऐसी लैंग्वेजेस क्यों यूज करता है, इसकी पर्सनालिटी क्या है। तो उसके लिए मैंने इसकी पूरी चाइल्डहुड से लेके पढ़ाई कहाँ करी, कौन से कॉलेज, न्यूयॉर्क में 1980 के दशक में जो रहा, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसने क्या क्या डील्स बनाई, वो सारा मैंने रखा टू अंडरस्टैंड ट्रंप की शख्सियत। क्योंकि अगर आपको आज के ट्रंप को समझना है, आपको ये समझना है कि ये डील मेकिंग जो कहता रहता है, ये करता कैसे था। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल पीरियड था इसका न्यूयॉर्क 1970-80 में था, जब ये बिल्डर था, बहुत बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बनाता था, ट्रेड यूनियन से डील करता था, माफिया से डील करता था, लोकल जोनिंग में करप्शन होती थी, आपस में कंपटीशन होती। तो उस ये मारधाड़ से निकला हुआ बिजनेसमैन है। तो सेकंड था, पहली बात की ट्रंप बनाना क्या चाहता है। दूसरा, ट्रंप की शख्सियत, पर्सनालिटी क्या है। और तीसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक भाग ये था कि ट्रंप आए से डील कैसे करो। तो ये जो मेरी किताब है, 770 पेज की किताब है शीतल जी, इसको मोटा मोटा 3 भाग में मान लीजिए। एक भाग यही हो गया ट्रंप की चाइल्डहुड, उसके एक्सपीरियंस, उसकी पर्सनालिटी, मैंने साइको एनालिसिस वगैरह काफी कुछ करा है, ओके। दूसरा, ये बनाना क्या चाहता है अमेरिका को। और तीसरा भाग आप मान लीजिए कि इससे डील कैसे करो। और आप माने या ना माने, हम भी ना माने, ये नहीं कि इससे डील करने के मैं कोई मैजिक स्टिक है, नहीं, बट कुछ अप्रोचेस हैं जो इसकी हैबिट्स को देखते हुए जो कि कंसिडर करी जा सकती है कि इसके साथ डील छोड़िए, नेगोशिएट करना हो, इसके साथ एंगेज करना हो, तो कैसे किया जाए। तो वो टिप्स हैं फॉर वर्ल्ड लीडर्स, किंग्स, क्वींस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स। मेरे हिसाब से मिनिस्टर सब पढ़े, डिप्लोमैट्स पढ़े, दुनिया भर के सीईओस पढ़े। तो वो करीब 1/3 किताब का है। तो एक एक करके हम इन सभी पहलुओं पर आते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि
आखिर डोनाल्ड ट्रंप है क्या, हाउ टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप को समझा कैसे जाए, ये आपकी किताब का पहला चैप्टर भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आज के नेता, आज की दुनिया, आज के करंट परिप्रेक्ष्य में जब वो इतने ज्यादा उनका जो वो स्टैंड लेते हैं या जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जैसे मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका के सामने बाकी दुनिया कुछ भी नहीं होगी। फिर हमने हाल में उनके पिछले कुछ 5-6 महीने के कार्यकाल में देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे दुनिया भर में। तो कैसे समझा जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप, ये आपका पहला चैप्टर है। हाउ टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप, एक तो इसे ये देखा जाए कि ये जो कहता है, लोग कहते हैं कि ये मैवरिक है, अनप्रिडिक्टेबल है। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है, वो बात अनप्रिडिक्टेबल अलग है। नहीं है। इट्स नॉट अनप्रिडिक्टेबल, आप देख लो। आई मीन इट डिपेंड्स हाउ इट, जब ये किसी चीज पर ठहर जाता है ना, तब ये उस चीज पे फिर आगे चलता जाता है। लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन हाल में तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे जब डोनाल्ड ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार जो था वो बिल्कुल अपने चरम पर था। फिर चाहे वो ईरान के साथ टॉक से की बात हो और उसके ठीक पहले इसराइल का हमला करना और टैसिटली अमेरिका का सपोर्ट करना, फिर ईरान की बॉम्बिंग टॉकिंग से पहले, उसके अलावा और बहुत सारे पहलू, फिर टैरिफ्स को लेके जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छेड़ रखी है। तो अनप्रिडिक्टेबल तो है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ और ना, हाँ है ये माइक्रो में, ये प्रिडिक्टेबल है इन अ बिग पिक्चर। जो ये कर रहा है ना, जो इसकी बड़ी गेम है, लेट मी पुट दिस वे, जो इसकी बड़ी गेम है, जो ये कर रहा है, उसमें ही इज प्रिडिक्टेबल। आई विल कम टू दैट। जहां ये अनप्रिडिक्टेबल है ना, उस गेम में से जो करना है जिस भी एरिया में, वहां ये अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, मैंने किताब में भी लिखा है, ये कहता रहा है, ये पूरी उम्र कहता रहा है कि हमारे साथ ट्रेड इम्बैलेंस होता है। वो अलग बात है। एक प्रोजेक्ट 2025 बना था 2022 में, थिंक टैंक ने बनाया, हेरिटेज फाउंडेशन ने, उन्होंने 920 पेज की रिपोर्ट बनाई कि अगर ट्रंप या कोई भी रिपब्लिकन लीडर सत्ता में आता है तो हमें क्या करना है। उसमें सारी चेकलिस्ट बनी हुई है इस टॉपिक पे, हेल्थ केयर पे, अबॉर्शन पे, एजुकेशन पे, ट्रेड में, डिफेंस में। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आपको क्लियर दिखेगा ये जो टैरिफ वाली बात है सारी घुमा है। ओके, तो अब अनप्रिडिक्टेबल इस चीज में है कि वो कितना कुछ कहां कहां कर रहा है। So it's a mix, but you're right, it's still a challenge. He is okay, more unpredictable because हम तो डे टू डे डील कर रहे हैं चीजों को। बट मैं अगेन कहता हूँ, अगर लॉन्ग पिक्चर में देखो, ही इज प्रिडिक्टेबल इन व्हाट ही इज डूइंग। अभी हम जैसे मान लीजिए वो डॉलर के लिए कह रहा है कि ब्रिक्स की कंट्रीज ने कहा था मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा, हम इसे अनप्रिडिक्टेबल थोड़ी कहेंगे। वो शुरू से कहता है कि डॉलर की सॉवरेनिटी रहेगी दुनिया में, मैं नहीं जाने दूंगा, इनफैक्ट अब व्हाट एटसेट्रा, राइट। तो पर उस चीज को लेके वो कब काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे आगे पीछे करेगा, कैसे ब्लफ करेगा, ये ब्लफ करता है, ये आर्टिफिशियल डेडलाइंस देता है, डेडलाइंस का प्रेशर बनाता है, वो इसकी टैक्टिक्स है। एंड अगेन गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क स्टाइल, मैंने किताब में न्यूयॉर्क में 1970-80 के दशक में जिस तरह से हाई पावर्ड इन्फ्लुएंशियल लोग आपस में नेगोशिएट करते थे, बड़ी बड़ी डील्स हुई थी, कोई लीवरेज बाय आउट्स वगैरह, इसने भी बड़े बड़े लोन लिए थे, ये कई बार बैंकरप्सी में जा चुका है, राइट। उन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो होगा, बहुत बार इसमें डेडलाइंस सेट करते हैं लोग, आर्टिफिशियल प्रेशर बनाते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर। सेटिंग ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है कि दूसरे बंदे को लगे कि मैं मतलब ये पावरफुल पोजीशन में है। ये लोगों के साथ अपने मार्लोगो रिजॉर्ट में जब बात करता है, इनवाइट करता है, मेरा इतना लग्जूरियस क्लब है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा आता है वो थोड़ा पावर इक्वेशन में थोड़ा अपने को नीचा फील करता है ना। तो ये सारी टैक्टिक्स हैं जो ये अडॉप्ट करता है। और लेकिन ट्रम्प का स्टाइल अगर हम देखें, उनके पिछले कार्यकाल के साथ कंपेयर करें, तो इतना मतलब अनप्रिडिक्टेबल नहीं था। वो बड़ बोले तो पहले भी थे, अपने मन की वो पहले भी करते थे, अलग तरीके से वो रूल करा उन्होंने अमेरिका को पिछले टर्म में। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं ये कुछ अलग ही स्तर है। तो क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आपका एक चैप्टर ट्रम्प की साइकोलॉजी से भी डील करता है। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताएं, आपने जो रिसर्च करके अपनी किताब में लिखा है। बिल्कुल, मैं कम्युनिकेशन की एनालिसिस बड़े एनीवेज में सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो ये पहली बार सत्ता में आया था तब ये वॉशिंगटन डीसी पहली बार आया था, और इसके जो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मिनिस्टर्स वगैरह जो बने थे वो रिपब्लिकन पार्टी के कोई पुराने दिग्गज भी बन गए थे।
वो सब इसके 100% लॉयल नहीं थे, तभी इसकी पिछली टर्म में कई बार बहुत उथल पुथल होती रही है। अब की बार जब ये आया है, इसने बोला मैं तो हूं अब सुपरमैन, मेरे को जो रखना है मैं रखूंगा, कोई मुझे नहीं बोलेगा। तो इसने अब की बार की जो कैबिनेट बनाई है, सारी इसने अपनी चुनिंदा बनाई है जो इसके ट्रस्टेड लॉयलिस्ट्स हैं, ठीक है, और उनके जरिए अब ये अमेरिकी मशीनरी को गवर्नमेंट की जितना इस्तेमाल करना है पूरा का पूरा कर रहा है। इसने अब की बार बहुत सारे सीनियर लोगों को निकाल दिया, सरकारी ऑफिशियल्स को। पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार जब ये था, इनफैक्ट कई आर्मी के जनरल्स ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया था। इसने उनको ऑर्डर दिया था, एक ब्रिगेड को जो जनरल इनका यूरोप को देखता है, कि भाई आप सीरिया से सोल्जर्स 1000 है वापस निकालो। वो पता नहीं ऑर्डर घूमता रहा, घमाता रहा, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। स्टेट डिपार्टमेंट बड़े डिप्लोमैट्स थे, जो ये कहता था वो नहीं करते थे। उन लोगों को ये कहता है डीप स्टेट, जो कि सरकार के अंदर हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे पिछली बार नहीं करने दिया था। प्लस मेरी अपनी पार्टी के बड़े सारे थे पुराने दिग्गज, जिन्होंने मुझे नहीं करने दिया। तो अब की बार जब ये आया है, इसने अपनी मिनिस्ट्री वो बनाई है केवल जो कि इसके 100% ये बोले उछलो तो उछलो, बैठो तो बैठो, वन। एंड सेकेंडली, ये जो डोज की कहानी थी सारी एलन मस्क की, भाई एफिशिएंसी कटिंग करेंगे कि सरकार के खर्चे होते हैं अमेरिका में, नो डाउट कि सरकार हर जगह ही है, कैन बी मोर एफिशिएंट। बट इन्होंने आकर के टॉप 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 ऑफिशियल्स निकाले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को निकाल के इसने किसी और को बुला लिया। तो ये सारा इसे करा। सेकेंडली, ये जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट 2025 की डॉक्यूमेंट है, जो हेरिटेज फाउंडेशन ने 2022 में बनानी शुरू करी थी, 2 साल में बनाई उन्होंने। और उन्होंने शुरू करी थी कि अगली बार कोई भी अगर रिपब्लिकन आया, ट्रंप आया 25 में, तो वो ये ऑर्डर्स इशू करे। तो वो पूरी की पूरी टूल किट रेडीमेड, हर टॉपिक पे चैप्टर वाइज बने हुए हैं। इमिग्रेशन में क्या करना है, पहले दिन बर्थ कंट्रोल अबॉर्शन बंद करनी है, ट्रैवल बैन करना है, ये करना है, वो करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करना है। क्या आप देख रही हैं अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है? यस, अमेरिका में एजुकेशन स्टेट्स के पास है ज्यादा सारा, बट सेंट्रल का भी रोल है, कुछ फंड्स वगैरह देते हैं। वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को इन्होंने ऑलमोस्ट बंद करने पे लाए हैं। तो अब की बार में डिफरेंस ये है कि अब की बार में ये कर रहा है, कर पा रहा है जो ये करना चाहता है। पिछली बार ये जो करना चाहता था कर नहीं पाया था, और जब 4 साल ये बाहर रहा तो इसका दिमाग और भी चला कि मुझे और क्या करना है। एफबीआई से इसे इतना गुस्सा है, एफबीआई के सीनियर लोगों को निकालता है, जजेस को जो है कहता है ये मेरे खिलाफ जज हैं, राइट। तो उनको ये ब्लेम करता है कि ये मेरे केस झूठे केस चलाते हैं मेरे साथ, मेरा ये करा वो करा। तो अब की बार इसके पास टूल्स हैं सारे। ये तो अमेरिका के अंदर की बात हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, मैगा की उनकी जो नीति है उसके साथ, उसके तहत, या जो उनकी पीछे उनके जितने भी प्रतिद्वंदी या दुश्मन रहे हैं उनसे कैसे डील कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर क्या किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो दुनिया परेशान है, या यूं कहे कि दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि कैसे, किस तरह की कूटनीति अपनाई जाए, किस तरह की नीति अपनाई जाए अमेरिका और ट्रंप को लेकर। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे दुनिया के देशों को, और भारत की अगर हम खास तौर से बात करें, भारत इस परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़े अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ? $1 ट्रिलियन क्वेश्चन, बट एंगेज करना पड़ेगा। पॉइंट इसकी, ये दुनिया की असलियत है आज की। पहली बात हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो असलियत है। सेकेंडली, हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अमेरिका इकोनॉमी वाइज दुनिया की सबसे ताकतवर पावर है। तीसरा, मिलिट्री वाइज भी है। अब अमेरिका ट्रंप के अंडर, और जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक्चुअली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनका तो है कि दुनिया से मतलब ही नहीं होना, हम खुद ही काफी हैं। वो एक अलग पूरा, मतलब पूरा एक इनका थ्रस्ट है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, केवल अमेरिका और केवल अमेरिका। बट बात यह है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड टू कीप अमेरिका ग्रेट, अमेरिका को दुनिया से तो डील करना है। Exactly. और ऑल्सो अमेरिका को अब दूसरों को स्पेस भी नहीं देनी है बढ़ने की। भाई अगर अमेरिका ने और उनसे डील नहीं करा, दूसरों को स्पेस मिल गई नहीं, तो वो बढ़ते गए।
तो अमेरिका को दूसरों को बढ़ने से रोकना है और अपने को बड़ा रखना और बड़ा बनाते जाना है। अब ऑल्सो एक और चीज हुई है जो कि अमेरिका पिछले 100 वर्षों से अमेरिका चलता था दुनिया में वैल्यूज को लेकर के, करता चाहे जो भी था। किसी भी सरकार ने अमेरिका की दुनिया भर में असैसिनेशंस करवाए हैं लीडर्स के, क्या क्या नहीं कराए इन्होंने, राइट। बट जब जा जाता था बोलता था कि डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज एंड फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स इत्यादि। ट्रम्प का सोचना या मानना यह है कि उस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधी सादी बात है, हमारे पास पैसा है, ताकत है, कर सको तो कर लो, पीरियड। ही इज नॉट आउट टू विन नाउ हार्ट्स इन अ वे, जो पहले पिछले 100 साल से अमेरिकन But he wants a Nobel Prize. Oh no, he उनको wants नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, उसके लिए उनको दुनिया से रिकमेंडेशन चाहिए और मिल रही है, कई देश दे ही रहे हैं। रिकमेंडेशन नहीं मिल जाएगा। रशिया यूक्रेन शायद कभी रुकेगा, इजराइल गाजा कभी रुकेगा, तो किसी न किसी जिसका भी रुकेगा ये तो यही कहेगा मेरा। तो एनीवे नो, he wants a Nobel Prize. He thinks he has a very big heart also, by the way. He thinks he's a very kind person, by the way. इसकी पब्लिक स्पीचेस में आप सुनो, बहुत बार इसने कहा है, I have a very big heart. वो बिग हार्ट कहाँ दिखता है कह नहीं सकते, बट दुनिया के लिए यस, दुनिया एक्चुअली एक और चीज है ना, ट्रम्प है, लेट मी पुट, मैंने एक मॉडल बनाया था G20 में जो मैंने काफी शायद आपके साथ भी यूज करा होगा। ओके, ये एक तरह का मान लीजिए देश हैं, अलग अलग देश अलग अलग जुड़े हुए हैं, डिफरेंट, हर देश मल्टीपल देशों से मल्टीपल चीजों में जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये मैट्रिक्स है, कहते हैं कि द वर्ड यूजेस इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैं डिफर करता हूं उस सोच में कि हमें इसे वर्ल्ड ऑर्डर नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये दुनिया रीस्टार्ट हो रही है, और इस रीस्टार्टिंग में अलग अलग समीकरण, पार्टनरशिप, रियलिटी समझ आ रही है, अपने इंटरेस्ट समझ आ रहे हैं, और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो दुनिया को तो अब और ज्यादा सोचना पड़ना है कि हमारे चॉइसेस क्या है, मैं किसके साथ पार्टनरशिप करूं, आगे करूं, क्या करूं। तो ये वर्ल्ड इस समय इस मैट्रिक्स में है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, भी बना नहीं है, कोई फिक्स नहीं हुआ है, किसी भी पहले चीजें बैठ सकती हैं। तो इस समय ट्रंप दुनिया में इस मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के पूरा प्रयास है उनका, तभी वो डॉलर को हटने नहीं देना चाहते बिल्कुल। एंड एक्चुअली देखिए, हमें लेकिन इसके लिए वो प्रेशर की टैक्टिक उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैकमेल की टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, वो हमला भी कर देते हैं जैसे ईरान पे कर दिया। तो मतलब वो दादागिरी पे उतारू है। जी हाँ, वो है। तो इसमें एक्चुअली यस, तो 2-3 चीजें हुई होंगी इंडिया को भी, सब देशों को भी डील करने में। एक तो मैंने किताब, बाय द वे मेरी किताब, ठीक है, एग्जैक्टली, ट्रम्पोटोपिया जो आपकी किताब है, बहुत मोटी और काफी रिसर्च करके आपने काफी बड़ी किताब लिखी है ट्रम्प से, डोनाल्ड ट्रम्प। मेरे पब्लिशर ने बताया ये 770 पेज की है, और दुनिया में सबसे मोटी किताब है ट्रम्प के ऊपर, बाय चांस। इससे पहले वो बोले एक और थी 752 पेजेस की है वो, मेरी 770, तो इज द थिकेस्ट बुक ऑफ ट्रम्प, ये एक रिकॉर्ड। चलो, तो आपका ये भी प्रश्न था ना कि देश और इंडिया या सब कैसे डील करें, तो वन ऑफ द वेज, एग्जैक्टली, ये सब सभी का इस वक्त पसोपेश में है, सारी दुनिया, भारत इंक्लूडेड। हाँ, तो कोई एक रास्ता, मतलब एक मेथड नहीं, आपको मल्टीपल टूल्स यूज करने पड़ेंगे। वन ऑफ द टूल्स व्हिच आई से इज डक डिप्लोमेसी। डक डिप्लोमेसी मतलब बत्तख जो होती है ना, जब झील में तैर रही होती है, ऊपर से शांत होती है, पर नीचे पानी के जोर जोर से पैर चला रही होती है। तो डक डिप्लोमेसी से मेरा मतलब है कि ऊपर से शांत रहो, काम रहो, रिएक्ट मत करो, कुछ चीजों को इग्नोर कर दो, बट यस, काम करते रहो पीछे, जिस भी एंगल से, दूसरे देशों का दोस्ती बढ़ाओ या अमेरिका से नेगोशिएट जो भी करो। तो एक तो है वन ऑफ थिंग्स इज डक डिप्लोमेसी। सेकंड, यस, यू विल हैव टू मेक योर चॉइसेस। हर देश को चॉइसेस पे मजबूर करने पे आ जाएंगे। लेकिन जब आप किसी पे 100%, किसी पे 500% टैरिफ इम्पोज कर देंगे और कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स पे कोई ड्यूटी ना लगाई जाए, आपके प्रोडक्ट्स पे हम इतनी लगाएंगे, हमारी 0 होगी, तो फिर हाउ विल द वर्ल्ड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स? कैसे डील करेंगे इसमें कोई कैसे
अपने राष्ट्र का जो हित है उसको दरकिनार करके या अपने लोगों के हित को दरकिनार करके किस हद तक कर सकता है कोई देश? इसमें दो तीन चीजें हैं, या यस रिमाइंडेड वन काफी चीजें करीबी कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट एक तरीका और भी है जो टफ डिप्लोमेसी एक होती है, जैसे एक और है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा ट्रंप की मागा दुनिया में, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा ट्रंप के एडवाइजर्स पे और ट्रंप की फैमिली से। ओके। ये बिजनेस में भी इसकी फैमिली कंट्रोल करती है, जो 4 बच्चे इसके, डॉन जूनियर, एरिक एंड इवांका, उसका हस्बैंड जैरेड, और यहाँ इसकी पॉलिटिक्स में भी वो चारों इसको, इवांका तो भी थोड़ा कम कर रही है बट कंट्रोल इनके थ्रू है। तो इनके क्लोज नेटवर्क एडवाइजर्स को आपको कल्टीवेट करना होगा, सिंपली कहें तो, या कहें तो आउटरीच करना होगा, या एजुकेट या अवेयरनेस वन, और इनके साथ आपको अपने रिश्ते बनाने होंगे। दैट इज वन ऑफ द अदर वेज आउट देयर। बट एज यू आर सेइंग, यस, देशों को हित, अब भारत का आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी जो ये कह रहे हैं कि रशिया से अगर आप तेल लोगे, जो भी देश बड़ा जैसे चाइना और भारत, जो भी देश रशिया से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदता रहेगा तो इंडिया के जो माल एक्सपोर्ट होगा अमेरिका, उस पर 100% टैक्स लग जाएगा। अब आप इसकी इकोनॉमिक्स समझिए, हम जब रशिया से तेल खरीदते हैं सालाना, ये शायद हमें करीब $10 बिलियन का फायदा हो रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है। हम दूसरी मार्केट लेते तो 10 हमारे बिलियन राष्ट्र हित में है, हमारे देश के हित में, हमारे देश के लोगों के हित में है। श्योर, बिल्कुल। अब अगर ये 100% टैरिफ लगा देते हैं थियोरेटिकली, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका में नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, राइट, बिकेंगे नहीं। उसका हमें अगर नुकसान होगा, हमें करीब $60 बिलियन का नुकसान होगा। अब सोचिए, आप मोदी जी हैं, आपको ये डिसीजन लेना है, ऐसे लगा दिया और हिला नहीं, आपके देश हित में क्या है, 60 बिलियन या 10 बिलियन? आप सोचिए, आप क्या करेंगे? आपको 60 बिलियन बचाना है, अपना रखना है, या बट उसमें फिर लेयर हो जा रहा है जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक मामला है, पैसे का मामला है, बट केवल पैसे का नहीं है, ये नेशनल सॉवरेनिटी, जियोपॉलिटिकल गेम्स, पावर्स, मल्टीपल चीजों का मामला है। तो वैसे में आप क्या डिसीजन लेंगे? मतलब एक टाइट रोप वॉकिंग है ये। या टाइट रोप वॉकिंग, और टाइट रोप वॉकिंग के साथ आपको जगलिंग भी करते रहना है। सी, टाइट रोप वॉकर जो सर्कस में चलता है वो टाइट रोप के ऊपर चलते हैं, पर उसके ऊपर चलते हुए जगलिंग भी करते हैं। तो आपको अब देखिए, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे अब अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो आतंकी गुट जिसने जिम्मेदारी ली थी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली अनाउंस किया है, 2 रोज पहले की खबर बात है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो दूसरे देशों के कंसर्न्स या टेररिज्म के कंसर्न्स को नहीं देख रही, लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। एक तरफ तो पहलगाम के आतंकी के लिए जिम्मेदार आतंकी गुट को टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ के साथ भी एंगेज करते हैं और बार बार दावा करते हैं सीज फायर कराने का, न सिर्फ भारत और पाकिस्तान, हमारे इलाके की, बल्कि बाकी जगहों की भी। तो ये भी उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू है, ये जो अपनी ब्रैगिंग है लगातार निरंतर। जी हाँ, बिल्कुल। बट जो आप शुरुआत में, अभी जो आपने पहली बात कही कि ये टीआरएफ को जो डेजिग्नेट किया है, तो यस, भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। हर पहलू में हम डीपर जा रहे हैं, वाइडर हो रहे हैं, राइट, अभी तक वो होते रहेंगे खास। बट कई चीजों में अब फ्रिक्शन भी आनी शुरू हो गई है, बट ट्रैजेक्टरी ओवरऑल म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारे हैं, इन द सेंस कि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, पहली बात। और एक चीज और है जो बदलेगी, अब ये जो सारा पॉइंट है ना, ये जो ट्रंप कर रहे हैं, ये इसको बैकफायर भी करेगा इनको। ये बैकफायर इसलिए करेगा कि दुनिया के बाकी देश, ये जो मैट्रिक्स वाले हैं, ये आपस में पार्टनरशिप्स और अपने रीजनल ब्लॉक्स ज्यादा कोशिश करेंगे बनाने की। ओके, और जिसको वो कह रहा नहीं बनाओ, बट होगा। अब जैसे चाइना और इंडिया ब्रिक्स को लेके कितना, पिछले दिनों ब्रिक्स को लेके कितना आग बबूला हो गए डोनाल्ड ट्रंप। एग्जैक्टली क्या क्या नहीं बोल दिया।
एग्जैक्टली, ओ यस, क्या क्या, तो ये इनको बैकफायर भी कर सकता है बुरी तरीके से। अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये ट्रम्प की जो राजनीति है या ट्रम्प की कूटनीति है या जो आज के दौर का अमेरिका है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति पे चल रहा है, उसके चलते पूरी दुनिया में आप किस तरह के हालात बनते देख रहे हैं? अभी तो इनको लंबा चलना है, 4 साल काटने हैं। मुझे एक शीतल जी, आई मीन इन अ बिग पिक्चर, अगर आप पीछे की दुनिया के हाल कहाँ चलते दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि इंसान वापस जंगल की तरफ जा रहा है। यू नो, अमेरिका जो कर रहा है, इट्स जंगल राज ही तो कर रहा है एक तरह से, राइट? कि भाई माइट इज राइट, ओके। तो मुझे ये दुनिया उस तरफ जाती दिख रही है इन अ बिग पिक्चर, क्योंकि जो ट्रम्प कर रहा है बाय द वे, और जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं, दुनिया के कई लीडर्स उसी तरह से अब ज्यादा एनकरेज भी हो रहे हैं, राइट? आप यूरोप में देखेंगे कुछ हैं, आप अर्जेंटीना में देखिए, मिले जो है बोल्सोनारो ब्राजील का आउट है, बट ट्रम्प का है, काइंड ऑफ सेम। तो इस तरह के लीडर्स ज्यादा जा रहे हैं, और ये लीडर्स शायद इसलिए आ रहे हैं कि आई थिंक पॉपुलेशंस डिमांड कर रही है। तो बिग पिक्चर में ये हो रहा है कि माइट इज राइट की तरफ दुनिया जा रही है, उसको अलग रखते हैं, अभी जियो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो इसके चलते ये टेंशन पॉइंट्स आएंगे, और इनमें अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अपॉर्चुनिटीज अमेरिका के साथ भी आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज दूसरे देशों के साथ भी आएंगी जो प्रेशर में, जैसे भी मानिए चाइना है, चाइना और भारत है। हम कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना भी कहता है भारत हमारा दुश्मन है, अलग रखिए चाइना, पर जरूरी है हम दुश्मन हो? हम ओके, ये भी नहीं जरूरी कि हम अच्छे चड्डी बड्डी अच्छे यार दोस्त हो, बट हम को एग्जिस्ट तो कर सकते हैं ना शायद। वेस्ट का जो नैरेटिव है कि इंडिया वर्सेस चाइना है, राइट? अमेरिका में जो भी वो देखते हैं क्योंकि अगर हमें एक्सपेंशन करना है, हमें इंडिया चाहिए चाइना को बैलेंस करने के लिए। बड़ा कॉमन माना जाता है, कहा जाता है कि इंडिया की मिलिट्री इकोनॉमी और इंडिया की मार्केट चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में अमेरिका, इसीलिए अमेरिका भारत के साथ रहेगा कि क्यों चाइना को काउंटर करना है। अब वो अज्यूम करते हैं कि हम चाइना को काउंटर करने में ही हम तैयार बैठे हैं लड़ने को चाइना से, और चाइना हमसे लड़ने को। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी ये है, जब चाइना और इंडिया दोनों देखेंगे कि भाई ये तो ऐसा जाता जा रहा है, चाइना को भी तो दबा रहा है, हमें भी दबा रहा है, तो ऐसे में चांस ये बनेगा कि भारत और चाइना अपने रिश्ते थोड़े वर्किंग लेवल पे ले आएंगे, राइट? तो इस तरह की सिचुएशंस भी अराइज होंगी, हो रही हैं। इनफैक्ट चाइना और इंडिया की अभी थोड़ी सी जो बातचीत का जिस तरफ जाती दिख रही है, वो हो रहा है थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के भारत के लिए ट्रम्पोटोपिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए आने वाला समय आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए आने वाला समय में और भारत के लिए टिप्स क्या हैं? आपने तो पूरी दुनिया के लिए टिप्स यहाँ लिखे हैं, कुछ टिप्स तो आपने बताए भी। भारत के लिए टिप्स की मैं मास्टर क्लास चला सकता हूँ, आई विल बी हैप्पी, anyone want, I can run a master class, and master class in the sense कि brainstorming also, मैं ही नहीं करूँ, मुझे पता है, पर ये जो 1/3 ये किताब है, इसमें कई चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में आप जानती होंगी गेम थ्योरी होती है, ओके? और तो और छोड़िए, इसने किताब लिखी है आर्ट ऑफ द डील 87 में, और उससे बड़े पैसे कमाए इसने, बट और उसमें इसने लिखी है कई चीजें कि मैं कैसे नेगोशिएट करता हूँ। तो मैंने अपनी किताब में क्या किया, उन चीजों का कुछ एक चैप्टर लिया जिसमें उसने कहा कि मैं ब्लफ करता हूँ, तो मैंने लिखा ओके इसको काउंटर कैसे करो, ये करता हूं मैं, तो इसको कैसे काउंटर करूं, इसको मैं जब वो खुद बता रहा है कि मैं ये करता हूं, कुछ चीजें उनको काउंटर करने का बिल्कुल है, आई मीन वो काउंटर अप्रोच काम करे ना करे, बट आपके पास कुछ टूल्स तो हैं, अदरवाइज हम जा रहे हैं, वी डोंट नो हाउ द अदर पर्सन थिंक्स। और अब ये केवल ट्रम्प की बात नहीं रह गई, ये पूरी अमेरिकी सरकार इस तरह से काम कर रही है, क्योंकि सब ट्रम्प जो कह रहा है सब वही कर रहे हैं। तो मार्को रूबियो भी जो नेगोशिएट कर रहा है, पीट हेग्सेथ भी जो कर रहा है, कैश पटेल भी, जो भी सारे ये अमेरिकन मिनिस्टर्स हम कहें जो कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली ट्रम्प के पथ चिन्हों पे चल रहे हैं। तो या दैट्स देयर। तो भारत के लिए वक्त चुनौतीपूर्ण रहेगा। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च में, हमें बहुत रिसर्च में बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए।
ऑन मल्टीपल थिंग्स। इसको ट्रैक करना चाहिए कि इसके अच्छे एडवाइजर्स कौन है इस समय, आजकल इसके फेवर में कौन चल रहा है या ये किसके फेवर में चल रहा है। इसके फेजेस आते हैं, कई 2-3 महीने ये किसी एक सेनेटर या कांग्रेसमैन से बड़ा खुश रहता है, ओके, फिर कुछ और हो रहा होता है। तो वो कौन से कांग्रेसमैन सेनेटर्स हैं जिसके साथ ये खुश रहता है, गोल्फ खेलता है। तो आई मीन दीज आर थिंग्स प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेंगी। हमने खुद देखा पिछले दिनों एलॉन मस्क के साथ, तो पूरी दुनिया ने देखा ही जो हुआ। फिर तुलसी गबार्ड को लेकर भी काफी नाराजगी पिछले दिनों व्यक्त की थी। कितने बुरी तरीके से तुलसी गबार्ड को सार्वजनिक तौर पर ट्रम्प ने एकदम नकार ही दिया और उसके बाद वापस फिर वो पुराने स्टैंड पर आ गए। तो मतलब ये भी बहुत मुश्किल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है उनकी खुद की पार्टी के ही, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को झेलना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। तो इससे एक चीज निकल के आती है ना, जितना समय जो एडवाइजर इनके निकट है, जल्दी से जल्दी उससे अपना काम करवा लो। कुछ पता नहीं, तुलसी गबार्ड इंडिया बाय द वे हम सोचते हैं हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, ये है डेफिनेटली। इनफैक्ट मैंने उनको होस्ट किया है न्यूयॉर्क में नाश्ते पर 5 साल पहले समथिंग, ओके, और हमारी कमेटी कैंपेन फाइनेंस भी करती है, व्हाटएवर, राइट। तो अगर तुलसी गबार्ड 3 महीने तक, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना काम निकाल लो इन दैट सेंस, राइट। कुछ पता नहीं कल को वो बंदा आउट ऑफ फेवर हो जाए, राइट। बट एक और चीज है, जेडी वैंस जो है, जो इनको, जिसको इसने वाइस प्रेसिडेंट चुना था अपना और लड़ा और जीता भी है, एक जमाने में जेडी वैंस इसको हिटलर कहता था 2016-17 में। इसने और वैंस की, इनकी आपस में, वैंस से मतलब बड़ा गुस्से में था, बट फिर वैंस ने 2021 में आई थिंक या 22 में जाकर के इसके पास गया, बड़ी विचार उसके कुछ बदले। उसे लगा कि पॉलिटिकली मेरे को फायदा होगा, वो सेनेटर की इलेक्शन लड़ रहा था, उसे था कि मेरे को इसका सपोर्ट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। इसके यहाँ गया और बोला कि फॉरगिव एंड फॉरगेट जी, गलती हो गई, जो था पास्ट इज पास्ट, अब आगे चलते हैं। इसने बोला ठीक है, तभी ये कहता है बिग हार्ट। तो इसने वैंस को मदद करी और फिर वैंस इसका टोटल लॉयलिस्ट बन गया, वैंस आज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वो भी करता है, वापस भी ले लेता है। ज़ेलेंस्की को देखिए, ज़ेलेंस्की को इतना इन्होंने इस तरह से डील किया उस व्हाइट हाउस में, दुनिया पूरी कह रही थी कि ज़ेलेंस्की तो गया, बट ट्रम्प रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। एक चीज और ध्यान रखिए, ही रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रांग, दैट्स व्हाई व्हाटएवर। तो ज़ेलेंस्की जूझा रहा, अब देखो ट्रम्प ज़ेलेंस्की की फिर से अच्छी खासी इज्जत कर रहा है। पुतिन के साथ भी फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। आई थिंक एक ही कांस्टेंट है और वो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। नहीं, नेतन्याहू से बड़ा दुखी था, पर अब हो गया कांस्टेंट। नेतन्याहू से दुखी इसलिए था कि इसने पहली अपनी प्रेसिडेंसी जो थी उसमें इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम से, सॉरी, टेल अवीव से जेरूसलम ट्रांसफर कर दिया था। पहली बार कोई फॉरेन गवर्नमेंट जेरूसलम में एम्बेसी ट्रम्प ने करा दी, खोल दी। तो नेतन्याहू शुक्रिया था ये वो। पर जब ट्रम्प हारा, जिस रात ये हारा, इसने तो कहा कि इलेक्शन मेरे से चोरी करी गई है, मतलब झूठा है, मतलब मैं इलेक्शन हारा ही नहीं, गलत है, और अगले दिन हो ये भी बाइडन है। तो नेतन्याहू ने, बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने भी, हमारे मोदी जी ने भी करा, नेतन्याहू ने भी बाइडन को अगले दिन ही फोन कर दिया कांग्रेचुलेशन करते हुए। तो पिछले 4 साल, अभी सत्ता में आने से पहले करीब 3-3.5 साल तक ये बाइडन से दुखी रहा कि, सॉरी, नेतन्याहू से, कि इसने मेरे साथ दगा कर दिया। मैं तो कह रहा था इलेक्शन मेरी फ्रॉड हो गया मेरे साथ, और इसने बाइडन को कांग्रेचुलेट कर दिया। तो 3-3.5 साल ये नेतन्याहू से बड़ा बातचीत फोन भी नहीं हुए शायद कभी। बट देन करीब साल भर पहले नेतन्याहू को जब लगने लगा कि अरे ये तो वापस आने वाला है, then Netanyahu and their networks, they started again cultivating with him this करके आ गए। But it is working. He sure knows, उनको समझ में आ चुका है किस तरह से क्या करना है। भारत के बारे में क्या राय है डोनाल्ड ट्रम्प की? आपने इतना रिसर्च किया इस पूरी किताब को, और भारत को लेकर उनकी सोच क्या है? हमने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कहाँ फिट होता है ट्रम्प की सोच में, या ट्रम्प की जो आपने बोला एक बड़ा बिग प्लान, गेम प्लान है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक एक दो चीजें हैं। एक तो ट्रम्प मोदी जी की रिस्पेक्ट करता है, ओके, ही लाइक्स स्ट्रांग मैन, ओके, ही लाइक्स, इवन मे बी लाइक्स मोदी जी और रिस्पेक्ट करता है। बट यार ऐसा बोला भी है उन्होंने सार्वजनिक तौर पे, वेरी मच, बट ही इज अ वेरी स्ट्रांग नेगोशिएटर।
तो होगा क्या, भारत और अमेरिका के बीच में रहेगा भी फिलहाल। तो एक हमारी छवि जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में है अबाउट इंडिया, एक ये है स्ट्रॉन्ग लीडर इंडिया में, गुड फ्रेंड बट स्ट्रॉन्ग लीडर, और बहुत आर्ग्यू करते हैं बाय द वे, हम अच्छे से आर्ग्यू करते हैं नो डाउट जब हमें अपना पॉइंट रखना होता है, राइट। बट ऑल्सो असलियत यह है कि इंडिया की मार्केट एंड पॉपुलेशन इज ह्यूज। अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस का इंटरेस्ट है, तो ट्रम्प वो भी समझता है बहुत बड़ा फ्यूचर है। एंड देन ऑब्वियसली एक और है कि चाइना है, तो इंडिया चाइना का काउंटर करेगा, कर सकता है, लड़ेगा नहीं चाहे और फिर वो पूरा क्षेत्र, यस ये पूरा तो इन चीजों पे देखता है। और आई थिंक अभी अमेरिका कुछ हद तक इंडिया के साथ थोड़ा फूक फूक के पक धर रहा है अभी अभी। आप देखो तो जिस तरह से बाकी कंट्रीज के साथ कर रहा है, इसने अभी इंडिया के साथ उस तरह का कोई व्यवहार नहीं करा। बड़ा ठीक है, जो कहा सो कहा एटसेट्रा। आई थिंक अभी ये लोग इंडिया के साथ थोड़ा कॉशियस हैं। अभी इमीडिएट फ्यूचर मुझे 3 चीजें दिखती हैं जो थोड़ा वो कुछ कर देंगी। एक तो ऑब्वियसली जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है अभी भारत और अमेरिका के बीच में, और उसमें जो होगा वो, अगर ये बोलेगा 20% है, हम 20% पे रहेंगे, क्या करें, ओके। दूसरा है जो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स के जो देश अगर कोई एंटी अमेरिका एक्टिविटी करे तो 10% टैरिफ। तो ब्रिक्स तो खत्म हो गया अभी मीटिंग हो करके, तो अभी अगले 6 महीने ब्रिक्स कोई ज्यादा करेगा नहीं, तो वो 10% टैरिफ का मुझे चांस कम दिखता है। चिंता मुझे सबसे ज्यादा इस समय रशियन तेल की है, कि जो रशियन तेल हम खरीद रहे हैं उसको लेकर के अमेरिकन सेनेट में ऑलरेडी बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। 100 में से 80 सेनेटर्स ने पास कर दिया है, हाउस में जाएगा। इनका किस दिन सुबह उठा, इसका मूड वानी बहुत हो गया, अनप्रिडिक्टेबल आप जो कहती है, ओके, कि कर दो। उस दिन इसने जो लगाई उस चपेटे में हम आएंगे, तब हमें हमारी वो चिंता है सबसे ज्यादा। मीनवाइल अभी जो ट्रेड डील चल रही है इसमें कुछ लेन देन है, इसमें भी हमें कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, खास करके एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेकर के। हमें एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे, और हम खोलेंगे, चाहे ज्यादा नहीं पर हम एडजस्ट करेंगे, हमें करना पड़ेगा। इन अ वे ये जो वक्त है ना, इट्स ऑल्सो मे बी यूजफुल फॉर इंडिया। जैसे 90s में जब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जबरदस्ती में करनी पड़ी, जिसका हमें फायदा हुआ। इंडिया की इंडस्ट्री को हमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए अपने देश के अंदर, उसमें कोई शक नहीं है, ओके। अब वो बात अलग है कि उनके प्रेशर में हम कुछ लेंगे, बट अगर ले भी लिए प्रेशर में, मैं कहूँ अच्छी बात है, अगर ठीक दिखे अनड्यू एडवांटेज सॉरी। तो ये अभी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं ट्रेड डील में भी। पर जो भी अगर ट्रेड डील हो भी जाती है, तो मानो हम पे अभी 20% लेंगे, चलो 15 लग गए, पर असलियत तो ये है ना शीतल जी, जब ट्रंप आया तब अमेरिका में एवरेज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी एवरेज 2.5% थी। सारे वेटेड एवरेज होता है ट्रेड में, 2.5% थी। इसने आगे किसी में 20, 40, 50, 60, 80, 135 पता नहीं कहां से नंबर बनाए करते गए। दुनिया ने हल्ला कराया, बोला ठीक है चलो 90 दिन के लिए पॉज करता हूं, मैं भी 10% कर रहा हूं सबकी फ्लैट। दुनिया बड़ी खुश, 10%। फिर इसने बोला किसी को 20, 30 है वो। तो जो भी हो, अगर 15% भी आ गया, अगर 10 भी आ गया, तो 10 तो 2.5% का 4 गुना हो गया ऑलरेडी है। इसने ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा दी है, बढ़ चुकी है। तो जो भी टैरिफ्स आएंगी दुनिया में इस समय जिस भी देश के ऊपर, वो काफी बड़ी भी होंगी एज कंपेयर टू होंगे। लेकिन अमेरिका को भी तो देखना होगा ना, अमेरिका का भी तो ट्रेड सफर करेगा ना। आप अगर पूरी दुनिया पे इस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, तो दुनिया के देश थोड़े ना आप चुपचाप बैठे रहेंगे, अब सारी दुनिया भी वही कर रही है। तो नहीं, वो ये कह रहा है मैं अगर आप पे जितनी लगाऊंगा, अगर तुमने मेरे पे वापस 20, मानो उसने इंडिया में 20 लगाई, हमने कहा हम भी 20 लगाते हैं, बोलता अच्छा तुमने मेरे पे 20 लगाई, अब मैं तुम्हें 20 और लगा रहा हूँ। वो ये कह रहा है, ये भी धमकी दे रहा है ना कि मैं जो लगाऊं सो लगाऊं, तुम नहीं लगाओ मेरे पे। अगर तुमने लगाया तो मैंने जितनी लगाई मैं उसको डबल कर दूंगा, विच इज अनरीजनेबल, जो काफी अनरीजनेबल बात है। वहां पर वो उस चीज को पकड़कर उससे निपटना, ये चुनौती है सभी देशों के लिए जो अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं आज की तारीख में, जो हैंडल कर रहे हैं ट्रम्प को और अमेरिका को। आपकी किताब एक बार मैं फिर चाहूंगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए, ट्रम्पोटोपिया,
बहुत वेल रिसर्च्ड और बहुत गहन रिसर्च के बाद रविंद्र सचदेवा जी ने ये किताब लिखी है डोनाल्ड ट्रंप पे, और अमेरिका की राजनीति को भी समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका होगी ये किताब। तो आप ये किताब, मैं दर्शकों से कह रही हूँ कि आप ये किताब जरूर खरीदिए। आज की अगर जियो पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अमेरिका को और अमेरिकी पॉलिटिक्स, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया की में जो चल रहा है, तो ये किताब आपके काफी काम आएगी। बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, ऐसा लाइव भारत के साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच शीतल जी, रियली अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर विद यू। आपके क्वेश्चंस ऐसे ये मनूवर होते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है, तो आई थिंक जो आपसे बात कर रहा होता है वो और ज्यादा सोचने पे भी मजबूर होता है। सो आई मीन यू लीड द कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी नाइसली। थैंक यू। थैंक यू सो मच।